हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजय कुमार भैया और मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से आया हूँ जिसका नाम है मैट्रिक्स। इस लेक्चर को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है ये चैप्टर आपको 12th में मिलेगा, बीएससी में मिलता है, बीटेक सब जगह मिलता है और 3 नंबर से चैप्टर है। मतलब काफ़ी आसान चैप्टर है आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इस चैप्टर की शुरुआत हम आज कर रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझना हो। मैट्रिक्स इसका सिंबल होता है बड़ा ब्रैकेट, या बहुत से लोग इस तरह से भी लिखते हैं। यहाँ पर इसका ऑर्डर लिखा होता है m into n। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि किसान लोग जब खेतों में क्यारियां बनाते हैं बीज डालने के लिए, देखिए आपकी क्यारियां बनती है जो, तो वो क्या है? अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स हो गया। आप लोग स्कूल के अंदर प्रेयर में जाते हैं, प्रेयर के अंदर आपको क्लास में खड़ा देते हैं, वो क्या है? स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट है। जब आप क्लास में बैठते हैं तो क्लास के अंदर एक रो में कितने बच्चे बैठेंगे, सेकंड रो में कितने बच्चे बैठेंगे, वो सब क्या है? अरेंजमेंट है। खाना देते हैं, बैठक वाली जो पंगत लगा बैठते हैं, तो वहां पे लोगों बैठाते हैं, है ना? हर एक पंगत में कितने लोग बैठेंगे, तो वो क्या है? अरेंजमेंट है। तो जब किसी भी एलिमेंट्स का रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ के अंदर जब अरेंजमेंट करते हैं तो वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम क्या कहलाता है? आपका मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह कहलाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आव्यूह का डेफिनेशन क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट्स का, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ में अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे अब आपको देखना आएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, जैसे मैं कहता हूँ आपको कि एक मकान है जिसकी साइज है 40 बाय 50 की, 40 बाय 50 की, तो इसका मतलब 40 क्या होगी? रो हुई। 50 क्या होगा? कॉलम होगा, चलिए विड्थ होगी इसकी, और पूरा एरिया कितना होगा? है 2000 होगा। तो यहाँ पर ही आपको चीज देखनी है कि m into n, इस m का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आप देखना है नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अब यहाँ बात करते हैं ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि कोटि की। ऑर्डर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसकी साइज क्या है? तो ऑर्डर ये होता है m into n। हमेशा पहले नंबर ऑफ रो आएगी, बाद में नंबर ऑफ कॉलम आएंगे। अब एक आता है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है mn, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? आप ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको कहा था कि किसी प्लॉट की साइज है 40 बाय 50 की, यानी 40 क्या हो गई? लेंथ हो गई, 50 क्या हो गई? विड्थ हो गई। तो साइज तो क्या रहेगी? m into 40 into 50, 40 बाय 50। और उसका एरिया कितना होगा, यानी कि उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रखना है। ऑर्डर के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर उसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। सेकेंडली, ऑर्डर के अंदर पहले रो आती है, बाद में कॉलम आता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाने के बाद भी कंफ्यूज होता है कि सर मैट्रिक्स के अंदर रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सा होता है। तो मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। आप कुछ सीन याद करेगा जो मैं बता रहा हूँ। आप स्कूल की प्रेयर में खड़े हैं, स्कूल की प्रेयर में खड़े हैं, जैसे इस तरह से कि ये आपकी क्लास 6 है, ये क्लास 7 है, ये क्लास 8 है, ये क्लास 9 है। इस तरह से आपकी प्रेयर के अंदर क्लास खड़ी होती है। तो हर एक रो का फर्स्ट बच्चा, हर एक रो का फर्स्ट बच्चा एक रो होता है, क्या कहलाती है? रो। जैसे मैं कहता हूँ ये पूरी क्लास खड़ी है, ठीक है? तो कहने का मतलब हर एक रो का फर्स्ट बच्चा एक रो होगा। या फिर आप ये भी कहते हैं कि आपने हाथों को चौड़ा कर दिया, आपके हाथों की सीध में जो लोग बैठे हैं वो सब एक रो है। सेकेंड चीज आप ये भी कहते हैं कि आपने रजिस्टर देखा होगा, रजिस्टर के अंदर आप देखते ना कितनी लाइन है, तो कितनी लाइन है, 1 2 3 ऊपर से नीचे काउंट करते ना, वो रो होती है। वो क्या होती है? रो होती है। सेकेंड इज कॉलम। कॉलम क्या होता है? ये पूरी 6 क्लास एक कॉलम है, ये पूरी 7th क्लास एक कॉलम है, ये पूरी 8th क्लास एक कॉलम है, ये पूरी 9th क्लास एक कॉलम है, ये पूरी 10th क्लास एक कॉलम है। यानी कि आपकी जो पूरी क्लास है वो पूरा एक कॉलम कहलाएगा।
और हर रो का फर्स्ट बच्चा यानी कि आपके साइड में जो है, आपके आगे पीछे जो है वो कॉलम में हो गए, साइड में वो रो में हो गए। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि आप रजिस्टर के अंदर इंडेक्स बनाते हैं इंडेक्स, तो इंडेक्स के अंदर जो कॉलम खींचते हैं वो कॉलम होता है और जो लाइंस होती है वो रो होती है। ये आपको बहुत ध्यान देना है कि ये जो बेसिक है वो आपके एक चैप्टर आएगा डिटरमिनेंट्स, जहां पे बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप रो और कॉलम के अंदर डिफरेंस को अच्छे से याद रखिएगा। अब लेट्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जब आप बीएससी करते हैं या बीटेक करते हैं वहां पे एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है कि आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखिए और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को लिखिए। तो बच्चों के दिमाग में आ रहा हो सर ये तो आप कह रहे हैं कि बीएससी बीटेक में आता है, फिर हमारे लिए आप 12th वालों के लिए क्यों लिखवा रहे हो? तो इसलिए क्योंकि इसका अगर आपको नॉलेज रहेगा, आपको रटना नहीं है, इसको याद नहीं करना है, बार बार रीड करना है, बार पढ़ना है इसको, तो इसका अगर आपको नॉलेज रहेगा, इसके अंदर बहुत सारी मैट्रिक्स ऐसे आएगी जो सवालों के बीच में काम आएगी। तो अगर आपको इसका नॉलेज रहेगा तो ही आप सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। पहला आता है रो मैट्रिक्स, जिसको हम लोग पंक्ति आगे भी कहते हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सिर्फ एक रो होगी, अंदर एलिमेंट जो होता है। इसका ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, एक रो है, कॉलम कितने हैं, 3 है ना, मैं लिखता हूँ, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 to n, नंबर ऑफ कॉलम कितने बचते हैं। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, इसको स्तंभ आगे भी कहते हैं, इसमें सिर्फ कॉलम होगा, इसमें तो कॉलम एक ही है ना, रो बहुत सारी होती है, तो रो बहुत सारी होती है, रो का मान लेता है m है ना, m कितनी होती है और कॉलम एक रहेगा, यानी रो मैट्रिक्स में रो एक होगी, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होगा। ये आपको ध्यान है कि रो मैट्रिक्स में रो एक होगी, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होगा। देन हम लोग आ रहे हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड आपको मिलता है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी हिंदी में बोलते हैं वर्गाकार। आपको पता है स्क्वायर यानी वर्ग में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है ना, चारों साइड, यहाँ पर भी चारों साइड इक्वल होगी, मतलब 1 2 3 4, जितनी रो है उतनी कॉलम होंगे। कितनी रो है, 1 और 2, कॉलम कितने हैं 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रो 3 कॉलम। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये एलिमेंट जितने हैं बीच में कॉमा नहीं आएगा, थोड़ा सा गैप रहेगा ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे, यानी कि m और n क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। फोर्थ जीरो मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, हिंदी में शून्य आदि सामने, इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट जीरो होंगे। 3x3 के होंगे तो 3x3 में सारे एलिमेंट्स होंगे जीरो हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर अपन इसको स्टार्ट कर चुके हैं, या जितना पढ़ा है आपको, उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ रहा होगा। ये आपको एक दिन नोट करना है, इनको बार बार पढ़ना है आपको। फिफ्थ में आ रहा हूं मैं, इसको ले रहा हूं, देखिए आप यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स को कहते हैं, इकाई आव्यूह है ना, एकांक आव्यूह, बहुत सारे नाम हैं, इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। इसका सिंबल होता है आई। ये आपके सवालों के बीच में बहुत आने वाली है, इसलिए इसको आप ध्यान देंगे। ये मैट्रिक्स आपके इकाई मैट्रिक्स, पहले से एक मौजूद यहाँ पे रखा इधर है, एक रेक्टेंगल यानी कि आयत के अंदर जो लेंथ होती है ना, वो एक तरह से आपकी रो होती है, जो लेंथ होती है वो रो होती है, आप समझ लीजिए, और जो विड्थ होता है ना, वो आपके लिए क्या होती है, कॉलम होती है। ये आपको ध्यान, ये आपको पता है कि क्या होता है, डायगोनल्स होते हैं, पता है आपको, पता है ना। तो ये चीज मैं यहाँ पे काम ले रहा हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ध्यान देंगे कि डायगोनल जो होते हैं वो डायगोनल सारे 1 होंगे, डायगोनल ऑलवेज 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। और ध्यान रखना डायगोनल भी ये वाला, अगर ये लिख दिया तो ये रॉन्ग है, वहां 2 डायगोनल होते हैं, पर आपको सिर्फ यही वाला डायगोनल काम लेना है। इस डायगोनल के अंदर 1 होंगे, सिर्फ 1, कोई प्लस का 1 माइनस का 1 नहीं, सिर्फ प्लस का 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। अगर 3x3 की है
1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, ये हो गया। ये 2/2 की है इसलिए इसको बहुत से लोग I2 भी कहते हैं। ये 3/3 की है इसलिए इसको बहुत से लोग I3 भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 6 आपको मिलने वाला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर और आइडेंटिटी के अंदर एक ही फर्क है कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं और यहाँ पे 1 के अलावा भी कुछ होते हैं 1 - 2, है ना। इसमें भी ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, सीधे काउंट होगा। दोनों एलिमेंट्स 1 है, सेम नहीं कह रहा हूँ, दोनों एलिमेंट्स 1 है तो ये वाला दोनों 1 नहीं है तो डायगोनल हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 0 या 2 लेता हूँ, मैं 0 3 5 0 0 0 2 ले दिया मैंने, ये आप कहेंगे डायगोनल। बहुत से लोग इसको ये भी लिखते हैं डायगोनल, तो यहाँ पर डायगोनल में कौन से एलिमेंट है 1 और -2, तो DIAG लिखा हुआ जाता है आपको, DIAG 1 - 2, इसका मतलब डायगोनल में एलिमेंट कौन से 1 और -2 है। यहाँ पर DIAG डायगोनल्स के अंदर कौन है 2 3 और 2, यानी डायगोनल्स के अंदर 2 3 2 आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स। काफी सिंपल है, आपको आ रहा होगा। मैं आ रहा हूँ 7th के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको अदिश आर्यो। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स से कुछ भी कॉमन ले रहे हैं, जैसे अभी इस मैट्रिक्स से कॉमन क्या आ रहा है, दिख रहा होगा k कॉमन आ रहा है, तो जब किसी मैट्रिक्स से आप कुछ कॉमन लेते हो और कॉमन लेने के बाद अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, इकाई मैट्रिक्स बन गई, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स से कोई भी एलिमेंट कॉमन लेने के बाद वो इनमें से कुछ भी बन जाएगा, इन दोनों से या आगे भी ना आई बन जाएगा, कहने को अगर किसी मैट्रिक्स से कुछ भी कॉमन लेने के बाद अगर वो आई बन गया तो वो क्या कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। वो माइनस में होता है और अंदर प्लस क्या रहेगा, बाहर आएगा 8। एक आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जिसका सिंबल होता है a की पावर t बोलते हैं बहुत से लोग इसको a की पावर डैश कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे कि a = 1 2 3 7 -1 2 है, तो a ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसफर करना। किसका ट्रांसफर करना, रो का कॉलम में और कॉलम का रो में। जब हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कैसे ट्रांसपोज करना है, ये 1 2 और 3 रो में लिखे हुए हैं, तो इनको ये ऐसे लिखे हुए ना, इसे रो में, तो आप कॉलम में लिख दो। 1 2 3 रो में, इसको कर दो कॉलम में कर दो। 7 -1 2 रो में, कॉलम में कर दिया। या देखिए 1 7 कॉलम में, रो में कर दिया। ये ऐसे सीक्वेंस चेंज करना है, जो रो में उसको कॉलम में, जो कॉलम में उसको रो में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा। बहुत ही आसान, ये भी आपके बहुत काम आ रही है। फिर आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, A ट्रांसपोज = A। कैसे, इसको आप ध्यान देंगे, जैसे मैंने A लिखा है यहाँ पर एक मैट्रिक्स, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको आप प्रूव करना होता है कि चेक कीजिए कि दी गई मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो एक मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी वहां गिवन होगी, तो आपको सिर्फ इसका मतलब समझना है, आपको ये मैट्रिक्स याद नहीं करनी है। बट बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट जिनके लिए थ्योरी के साथ है, तो वहां पे इस मैट्रिक्स को याद करने का एक आसान तरीका आपको बता रहा हूं। जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये कॉमेडी स्टेटमेंट है, इसको आप गलत मत दीजिएगा या अदर वे मत दीजिएगा, एक मामूली स्टेटमेंट है, मजाक का है टॉपिक, उससे आपको याद करवा लीजिए। ये ध्यान दें, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। ये स्टेटमेंट सिर्फ मजाक के रूप में आपको ये मैट्रिक्स याद करवाने के लिए है, इसको अदर वे में मत दीजिएगा या इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। फिर बोल रहा हूं,
इसका मतलब क्या है, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट मैंने आपको याद करवाया है ताकि आपको ये मैट्रिक्स याद हो जाए। और देखना जैसे मैट्रिक्स देखिए, इसका हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना। ये ऑल हॉट गर्ल्स रो में, इसको आप क्या ले लो कॉलम में, हैविंग बॉयफ्रेंड रो में, कहाँ ले लिया हमने कॉलम में ले लिया, गो फॉर सिनेमा रो में कॉलम में ले लिया। तो देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करने के बाद यानी ए था तो ए मैट्रिक्स में रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो में चेंज किया। तो जैसे ही मैंने इनको आपस में इंटरचेंज किया तो आप देखिए कि क्या यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स के अंदर कोई भी डिफरेंस आएगा, दोनों मैट्रिक्स में डिफरेंस दिख गया नहीं दिख गया। आपने देखा होगा यहाँ पर ए और ए ट्रांसपोज दोनों क्या सेम आ गए। तो कहने का मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसके एलिमेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो के वही एलिमेंट उसी सीक्वेंस में रहेंगे, एलिमेंट्स भी वही और सीक्वेंस भी वही, दोनों चीजें अगर सेम रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। देन 10th ये आपको मिलता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, आपको इसका मीनिंग पता रहना चाहिए कि A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। कैसे, ठीक है ना, 0 1 2 -1 -2 0 3 -3 0। यहाँ पे अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ देखिए क्या होगा, ये 0 1 2 रो में, इसको मैं डालता हूँ कॉलम में, -1 0 -3 रो में, इसको डालता हूँ कॉलम में, -2 3 0 रो में। यानी कहने का मतलब मैंने क्या किया, जो एलिमेंट रो में थे उसको मैंने क्या डाल दिया कॉलम में डाल दिया। 0 1 2 रो में थे, ठीक है ना, 0 1 2 0 2 यहाँ पे आ गया, -1 0 यहाँ पे आ गया, -2 3 0 ऐसा ऐसा आ गया। यानी रो के एलिमेंट्स को मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कॉलम में कर दिया है। तो अब आप ध्यान देंगे कि दोनों मैट्रिक्स से हमारी केवल साइन करके, जहाँ प्लस वगैरह माइनस आ रहा है और जहाँ माइनस वगैरह प्लस आ रहा है, तो मैं पूरे के अंदर से माइनस को लेता हूँ, इस पूरे में से माइनस को लिया तो प्लस का है वो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, 2 -3 0। तो इधर ए ट्रांसपोज है, ये माइनस बार वाला है, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गई। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर एलिमेंट्स वही रहेंगे, सीक्वेंस भी वही रहेगा, तो सिमेट्रिक होती है। और अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज करने पर, ठीक है, ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सीक्वेंस रहेगा, केवल साइन चेंज होता है, केवल साइन चेंज होगा, तो क्या रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक। इसको हिंदी में बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। यहाँ पर इसका नाम इतना भूल गया था, देखिए इसको बोलते हैं सममित आव्यूह, इसको बोलते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। तो ये 10 टाइप की, वैसे तो बहुत सारी होती है, मैंने एक बार सिर्फ आपको 12th बेस की पढ़ाई है, 11th और 12th जैसे बीएससी बीटेक के साथ हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स आती है जो हम बाद में लेक्चर्स में लेंगे। फिलहाल हम लोग एक बार इस टॉपिक को 12th बेस के ऊपर लिख देना है ताकि आपको ध्यान रहेगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से आ चुका होगा। एक और चीज स्टूडेंट मैं लिखना भूल गया कि स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर, या आपको ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑलवेज क्या होते हैं, 0 होते हैं। यानी कि ये एलिमेंट्स ऑलवेज क्या होंगे, 0 होंगे, डायगोनल्स के एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। ये आपको ध्यान देना है। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल्स के एलिमेंट्स ऑलवेज क्या होते हैं, 0 होते हैं। यहाँ पे लिख के रखना। इसके अंदर 2 रूल्स हम लोग काम में लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है, एडिशनल या सब्ट्रैक्शन रूल। सिंपल था, इसका मीनिंग आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब हम सवाल करेंगे तब आपको इसका मीनिंग अच्छे से ले जाएगा। अभी आपको नोट करना है। मल्टीप्लिकेशन रूल,
मल्टीप्लिकेशन की, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ अभी आपको सिर्फ नोट करने हैं, अभी आपको इन्हीं इनका मीनिंग कुछ भी समझ नहीं आएगा। जिस तरह से मैं एरो बना रहा हूँ वो एरो आपको बनाना है ताकि ये आपको रूल्स जिस वे में मैंने बनाया उसी वे में आपको ध्यान रखना है। ये पी तक ही है, आपको रूल्स को ध्यान रखना है। काफी आसान होगा डिफरेंट, अभी वैसे थ्योरी पार्ट गया था, अब मैं आ रहा हूँ न्यूमेरिकल पार्ट पे, ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहा हूँ। पहला, अगर आपको पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कोटि क्या होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कोटि क्या होगी, तो आपको देखना है कि ऑर्डर कोटि का मतलब क्या होता है, m into n, जहाँ पर m क्या होता है नंबर ऑफ रो, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो आप देखिए कितनी रो है यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर, एक रो, दो रो और तीन रो, ये रो होती है ना आपको कि हर क्लास का फर्स्ट बच्चा एक रो होगा, हर क्लास का फर्स्ट एक रो होगा। ये फर्स्ट रो गई, ये सेकंड रो गई, ये थर्ड रो गई, तो रो कितनी होगी, तीन। पूरी की पूरी वो क्लास जो आप खड़ी होगी वो क्या कॉलम होगी, तो कितने हैं, एक, दो, तीन और चार। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं 3 एग्जाम्पल देते, रो आपके प्रेयर में हर क्लास की फर्स्ट बच्चा, हर क्लास का फर्स्ट बच्चा एक रो होगी, या फिर रेक्टेंगल के अंदर जो लेंथ होगी वो एक रो होगी, या कॉपी के अंदर जो लेंथ होती है वो रो हो जाएगी, कॉलम वो पूरी क्लास हो जाएगी। अगर आपको कहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर 3 into 4 कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहे यानी अवयवों की संख्या पूछे तो आपको इनको गुणा करना है। काफी आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको याद आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछा है, थर्ड क्वेश्चन अगर आपको कहा जाए कि जैसे A23, अगर आपको कहा जाए A32, अगर आपको कहा जाए A14, अगर आपको कहा जाए A33, अगर आपको कहा जाए A12, अगर आपको कहा जाए A12, तो इसका मीनिंग क्या होता है। आपको ये तो पता है कि पहले क्या आता है रो, बाद में क्या आता है कॉलम। ए का मतलब एलिमेंट, जो स्मॉल में होगा वो एलिमेंट होगा, ऑलवेज जो स्मॉल में होगा वो एलिमेंट होगा, कैपिटल में होगा वो मैट्रिक्स का नाम होगा। आपको देखना है रो कौन सी है, सेकंड, पहले रो होती है बाद में कॉलम होता है, रो कौन सी है, सेकंड, तो आप सेकंड रो में जाएंगे, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, आगे सेकंड रो में, देन कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो मतलब सेकंड रो का थर्ड कॉलम, कैसे बोल रहा हूं, 2 3 का मतलब सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये सेकंड रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 लिखा हुआ है, इसको मैं बाकी चीजों को रख करता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। सेकंड रो का थर्ड कॉलम कौन है, 3 है, ये 3 आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए 3 3 मतलब थर्ड रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड रो हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड हो गया, थर्ड रो का थर्ड कॉलम 0 हो गया। 3 2 3 2 का मतलब थर्ड रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो का सेकंड कॉलम 1 हो गया। देन A12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड कॉलम कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर। देन A14 का मतलब फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम कितना है, 4 हो गया। देन A12 ऑलरेडी मैं चलिए याद है जो मैं यहाँ पर 3 4 लेता हूँ, थर्ड रो का फोर्थ कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड रो है, थर्ड रो का 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम पे कौन है, 5 है। यानी कि आपको जब भी कोई एलिमेंट पूछे तो आपको पहले क्या देखना है, रो देखना है, उसके बाद क्या देखना है, कॉलम देखना है। 3 4 का मतलब थर्ड रो का फोर्थ कॉलम, 3 2 का मतलब थर्ड रो का सेकंड कॉलम, 2 3 का मतलब सेकंड रो का थर्ड कॉलम,
3 3 का मतलब थर्ड रो का थर्ड कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम एंड 1 4 फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम। उम्मीद है कि ये टॉपिक जहां तक मैंने पढ़ा है काफी अच्छे से आ रहा होगा। आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग इतना ही ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं। मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ क्योंकि आज हमने बेसिक पढ़ा। एक बार आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को रिवाइज कीजिएगा, ताकि फिर हम उसको आगे और लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। फर्स्ट आपको इसका ऑर्डर निकालना है, सेकंड इसका और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, थर्ड इसके अंदर आपको ए 4 2 निकालना है, फोर्थ आपको ए 3 2 निकालना है, फिफ्थ आपको ए 2 3 निकालना है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि जितना मैंने आज आपको पढ़ा है उतना आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आती है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है आदर्श क्लासेस उदयपुर, जिसके ऊपर भी आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मैथ्स बाय अजय सर उदयपुर पर भी आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है कि चैप्टर आपको काफी समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर लेंगे, तब तक के लिए